गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया था। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है उनके बारे में हमने बात करी थी। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला लिखते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी आती। क्लियर है? पी होता है यहां पर जो द्रव्य कण होता है, उन द्रव्य कणों से संबंधित जो तरंगे निकलती है, उन तरंगों में जो कणों का वेग होता है, उस वेग और द्रव्यमान के आधार पर यह संवेग होगा और P इज इक्वल्स टू कितना होगा, mv। तो यहां से हम संवेग को लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में mv, ये हो जाएगा। क्योंकि संवेग की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, P इज इक्वल्स टू mv होती है, द्रव्य कण का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल। ये बात हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस करी थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किन किन बातों पे निर्भर करती है और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस तरीके से हम त्वरित कणों की ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म कणों में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण और किसी गैसीय अवस्था में कोई कण होता है, तो इनसे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। तो यहां पे देखो पहला पॉइंट आता है कि यदि कोई कण है वो अत्यधिक वेग से गतिशील है, कण का जो वेग है v वेलोसिटी वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य है वो वेग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तरंग दैर्ध्य वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात यदि कोई द्रव्य कण अधिक वेग से गतिशील है तो उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य कम होगी। दूसरा पॉइंट देखें, यदि भारी कण ले ले, भारी कण का मतलब है उसका द्रव्यमान क्या होगा, बहुत ज्यादा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य फिर से क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य वो द्रव्यमान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, इसी फॉर्मूले से। तो इस तरीके से जो तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जाती है वो तरंग दैर्ध्य ज्यादा अगर लंबी दूरी की निकालनी है, लंबी दूरी में निकालेंगे तो वो सूक्ष्म कणों से रिलेटेड होगी, ज्यादा लंबी तरंग आएगी, द्रव्य तरंग। फिर बात आती है कि तीसरी तरंग, ये द्रव्य कणों से उत्सर्जित होने वाली जो तरंग होती है वो द्रव्य तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति की होती है। जो द्रव्य तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी की एक तरंग होती है द्रव्य तरंग, इससे रिलेटेड होती है। तो ये डिपेंडेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑन मास एंड वेलोसिटी, इन पे हमने निर्भरता देख ली कि किस प्रकार से निर्भर करेगी। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म कणों से रिलेटेड तरंग दैर्ध्य किस तरीके से निकालेंगे। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कण सूक्ष्म कण होगा, गतिशील होगा, सूक्ष्म कण है वो v वेग से गतिशील होगा, v वेग से गतिशील होने पर उसके पास में कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला निकाला था, वो कितना आया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में √2m इनटू में काइनेटिक एनर्जी। ये बात हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर तक, यहां तक ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। और मैंने आपको ये बताया था जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन होता है एक तरह का। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। क्यों? क्योंकि वर्क डन ही, अगर हम बात करें कार्य, वर्क डन को हम बोलते हैं कार्य, तो कार्य होगा वो किस में चेंज हो जाता है, ऊर्जा में चेंज हो जाता है, और ऊर्जा ही किस में बदल जाती है, कार्य में बदल जाती है। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि निरोधी विभव पर काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² मैक्सिमम, वो EV नॉट के बराबर होती है। यहां पर अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी है वही क्या होगा, कार्य होता है, कार्य के रूप में रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी को, कार्य को हम कैसे निकालते हैं, Q × V से निकालते हैं। ये आपको विभव वाले फॉर्मूले से पता लगेगा। क्या होता है विभव, देखो मैंने आपको डिस्कस किया था एक इसी लेक्चर में। विभव आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, और वोल्टेज के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ेंगे। जब हम इलेक्ट्रोस्टेट में बात करेंगे, आगे के लेक्चर्स हमारे जल्द ही शुरू होने वाले इलेक्ट्रोस्टेट के, तो इलेक्ट्रोस्टेट में विभव, विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर भी मैं इसकी डेफिनेशन डिस्कस करूंगा। लेकिन विद्युत विभव के बारे में मैंने बताया था कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु A से बिंदु B तक किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश Q का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहां से किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य देखो Q को इधर लाएंगे गुणा में, तो Q × V किसके इक्वल होगा, W में, और यही कार्य किस रूप में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, QV। तो काइनेटिक एनर्जी को QV लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अतः डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य
डी ब्रोगली या दे ब्रोगली एक ही बात है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी बनेगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 मास ऑफ, कोई भी पार्टिकल लेंगे उसका मास हो जाएगा द्रव्यमान। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी को हम किससे लिखेंगे, Q इंटू में V से लिखेंगे। अब आवेश कुछ भी हो सकता है Q, चाहे वो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, 4 के बराबर हो, कुछ भी हो सकता है आवेश। तो इससे रिलेटेड हम इस तरीके से क्या निकालेंगे, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे। त्वरित, अब सूक्ष्म कण की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य की, मतलब त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो तरंग होगी उसकी क्या निकालेंगे, हम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। तो पहला पॉइंट होगा हमारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। तो यहां पे देखो डिस्कस करते हैं इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ की गणना करेंगे यहां से। अब तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, वेवलेंथ त्वरित इलेक्ट्रॉन की हमें पता है कि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन अगर बात करें तो ये होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा और यहाँ पे क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी ये होगी। जो जो वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो h का मान कितना होता है, h इज इक्वल्स टू होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये होता है किसका, प्लांक नियतांक का मान। बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब भी आप त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य की गणना करोगे तो आपको ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में देके नहीं रखेगा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमें पता होनी चाहिए, बेसिक्स में आते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी निकलती है Q इंटू V इस तरीके से। अब देखो V तो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज की कितना हम विभव आरोपित करेंगे, और E क्यों होता है आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसको क्या लिख देंगे, E इंटू में V, क्योंकि आवेश का मान है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 V। V आपको लिखना पड़ेगा, V फॉर वोल्ट नहीं है, V फॉर विभव है ये, ठीक है। अब ये वैल्यूज इसमें रख दे, अतः लैम्डा बराबर हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 गुणा Me की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10 की घात -31 गुणा में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी EV, और EV की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा 10 की घात -19 V, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं 10 की घातों को। तो 10 की घातों को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितने, 10 की घात -31, -31 और -19 कितने हो गए, -50। 10 की घात -50 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -25। कैसे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.62 गुणा 10 की घात -34 बट्टे में अंडर रूट। इनको तो गुणा करना होता है, तो देखो 2 को इससे गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 3.2, 2 को 1.6 से गुणा में 9.1 गुणा में ये आ जाएगा 10 की घात -50 इंटू में V। अब -50 है तो -50 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 10 की घात -25 की स्क्वायर। क्यों, क्योंकि घात की घात लिखते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो -25 को 2 से गुणा करो, क्या बन जाएगा -50। तो -50 को जब बाहर निकालोगे तो उसकी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और बाहर कितने आ जाएंगे, 10 की घात -25 आ जाएंगी। तो इसकी 25 बाहर आ जाएंगी। तो यहां पे लिखते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आगे का। अब बात करें आगे नेक्स्ट स्टेप की, तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू में 10 टू द पावर -34 अपॉन में 3.2 9.1 को गुणा कर लेना। गुणा करके आप लिखोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देना, 3.2 गुणा 9.1 गुणा में V। बाहर निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -25, और -25 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 की घात +25। अब -34 में से +25 जोड़ दो, कितना बचेगा, -9। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.62 गुणा 10 की घात -9 बटे में अंडर रूट 3.2 गुणा 9.1 इंटू में V, ये आ जाएगा, ठीक है। -9 तो नैनोमीटर में हो गई,
अब इसको नैनोमीटर में न बनाकर हम तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में बनाते हैं। क्लियर है? एंगस्ट्रॉम में बनाएंगे तो 10 की घात -10 बनाएंगे, तो आप क्या करोगे, इसको 10 से गुणा कर दो और 10 से भाग कर दो, तो 10 की घात +1 से गुणा कर दो और 10 की घात -1 से गुणा कर दो, तो माइनस वाला तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 10 की घात 1 है, इससे गुणा हो गया, क्या बन जाएगा, लैम्डा = 66.2 बटे में √3.2 गुणा 9.1 इंटू में v गुणा में 10 की घात -10 मीटर। इसको आप क्या लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान देना, √v नीचे ऐसा का ऐसा रह जाएगा, लेकिन इसको गुणा करोगे आप, ठीक है, गुणा करके इसका √ निकाल लेना, √ निकाल के जब इसमें भाग दोगे तो इसकी वैल्यू आती है 12.27। कितनी आएगी, लैम्डा = 12.27 अपॉन में नीचे क्या बचेगा, √ में v बचेगा और 10 की घात -10 को क्या लिख दोगे, एंगस्ट्रॉम। ये काम आपका है सोल्व करने का, ये मैं आपको बता सकता हूं सोल्व करके कैसे, लेकिन अगर मान लो फिजिक्स में आप सोल्व ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है, तो आप इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, कहीं पर भी गलत नहीं होगा। यहां पे मैथ्स की कैलकुलेशन करने नहीं बैठे हम, यहां पे हमें उस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला याद हो जाएगा आपके। क्यों होगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बार बार न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज होगा, और जो चीज बार बार यूज होती है वो हमेशा याद हो जाती है, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य लैम्डा ई की वैल्यू कितनी आती है, त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आती है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, ये होती है त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आराम से निकालिए त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य। अब इसी प्रकार हम बात करें त्वरित प्रोटॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य, क्योंकि सूक्ष्म कणों की बात हो रही है, और सूक्ष्म कणों में यही आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण और कोई गैसीय कण। अब सेकंड बात करते हैं त्वरित प्रोटॉन की, तो देखना ध्यान से, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस जहां पे वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं, बाकी कुछ नहीं होगी। तो त्वरित प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य, अब त्वरित प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य लिखे तो इसको लिखते हैं हम लैम्डा p से, और इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य को लिखते हैं लैम्डा e से, ठीक है, ये लिख दी। और लैम्डा ई की वैल्यू होती है 12.27 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम। v की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, जब ये v की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी तभी तो हम इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकाल पाएंगे एंगस्ट्रॉम में, अन्यथा तो नहीं निकाल पाएंगे। त्वरित प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य निकालते हैं, तो त्वरित प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला यही होगा, तो लैम्डा p = क्या होगा, h अपॉन में √2 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब मास ऑफ प्रोटॉन अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, प्रोटॉन का मास अलग होता है। काइनेटिक एनर्जी देख लेंगे क्या होती है, तो यहां पर h की वैल्यू देखिए, अगर हम बात करें प्रोटॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य, तो h की वैल्यू तो वही होगी 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। अगर बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg, 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg। क्यों? क्योंकि ये लगभग इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1.6 होता है ना, वो भी 1.6 के समथिंग, लेकिन इसमें -19 लेते हैं और उसमें -27 लेते हैं। ग्राम में भी बदल सकते हैं, लेकिन केजी में ही लेना है। फिर बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है QV, काइनेटिक एनर्जी क्यू। अब एक प्रोटॉन का आवेश है वो किसके बराबर होगा, एक प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, संख्यात्मक मान। एक प्रोटॉन का आवेश की बात करें, वो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होगा, तो इसको क्या लिख देंगे, EV ही लिखेंगे, और इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 V, ये कूलाम में आता है, इंटू में V लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगी। अतः दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, अतः लैम्डा p, तो लैम्डा p की प्रोटॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य निकाले तो वैल्यूज रख दो 6.62 गुणा 10 की घात -34 अपॉन में √2 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -27 गुणा में। अब काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह ये लिख देंगे, तो 1.67 इंटू में 10⁻⁻19 V, √ पूरा कर देना। वही काम करना है, पहले 10 की घातों को सोल्व करेंगे, तो देखो 10 की घात -27 और -19 कितना होगा, 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, 46 होती हैं। -46 अब बाहर आएंगी, किसकी हो जाएंगी, माइनस की 23, क्योंकि 46 का आधा स्क्वायर होती है ना, स्क्वायर का √ कर जाएगा तो ये हो जाएगी 23, तो ये आ जाएगी लैम्डा p = 6.62 गुणा 10 की घात -34, बाहर आ जाएगी 10 की घात -23 इंटू में 1.67 गुणा 1.6 गुणा 2 गुणा V,
ये बनेगा 10 की घात माइनस 23 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की 23, तो बच के क्या आएगा यहाँ से लैम्डा पी इज इक्वल्स टू होगा 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 और 10 की घात प्लस में 23 बटे में अंडर रूट 1.67 इंटू 2 इंटू में v। ठीक है, गुणा भाग आपको करना है, करने की जरूरत नहीं, अगर आपको फॉर्मूला लास्ट में मिले तो ठीक है, आप घातों को सोल्व कर लो। माइनस 34 में से 23 घटाओगे प्लस की, तो लैम्डा पी की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा पी की वैल्यू आ जाएगी 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 11 बट्टे में अंडर रूट, देखो अगर आप वैसे गुणा करना चाहो ना तो एग्जैक्ट 1.6 होता है 2.56, 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 2.56 के ऑलमोस्ट लगभग बराबर आएगा, और 2 से गुणा करोगे 2.56 को तो लगभग 2.5 के समथिंग आएगा, ये वैल्यू है ना 5 पॉइंट कुछ आएगी। तो जो भी है इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। अब यहां पे इसमें इसका भाग दोगे, अगर आप इसका भाग दो 10 की घात, ये -10 एंगस्ट्रॉम में बनाए तो -1 और बनाएंगे, तो एंगस्ट्रॉम में बनाने के लिए इसको ऐसे लिख देंगे लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 0.662 गुणा, क्योंकि वो तो 10 की घात -10 है, एक इसको एडजस्ट हो जाएगा अपोन में अंडर रूट 1.67 गुणा 2 इंटू में v एंगस्ट्रॉम। इसको जो भी वैल्यू निकाल कर भाग दोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.286, कितनी आएगी 0.286, तो इसकी वैल्यू बनती है 0.286 अपोन में अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ये आती है प्रोटॉन से संबंधित द्रव्य कण की तरंग दैर्ध्य। तो प्रोटॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य कितनी बनती है 0.286 बनती है अपोन में अंडर रूट v होता है वोल्टेज। तो ये मैंने आपको दो द्रव्य कणों से संबंधित तरंग दैर्ध्य बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित, एक प्रोटॉन से संबंधित। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अल्फा कण से संबंधित, फिर इसके बाद में बात करेंगे न्यूट्रॉन से संबंधित। तो प्रत्येक कण के लिए निकाल सकते हैं, तो आप देख लीजिए बोर्ड पे ये किस तरीके से दे रखी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अल्फा कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य की। इनके बाद में हम ड्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कैसे होगी और अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य कैसे होगी। तो हम बात करते हैं अल्फा कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य की। तो इन्हीं में बता देता हूं मैं, थोड़ा सा चेंज करना, बाकी फॉर्मूले तो यही रहेंगे। देखना, हम बात करते हैं त्वरित अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य, अल्फा कण, ठीक है। अब ये अल्फा कण है, तीसरी तरंग दैर्ध्य निकालेंगे अल्फा कण की। तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक को अल्फा कण बोलते हैं। मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं आपको, हीलियम नाभिक होता है 2He4, इसको बोला जाता है अल्फा कण। लेकिन कब बोला जाता है इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखना, यहां पे मैं बता रहा हूं अल्फा कण इसको तब बोलेंगे क्योंकि अल्फा कण में अगर हम बात करें 2He4, तो इसमें देखो परमाणु क्रमांक कितना है 2, क्योंकि नीचे किसको लिखते हैं, ये परमाणु क्रमांक होता है और ये क्या होती है इसकी द्रव्यमान संख्या। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो हीलियम नाभिक जो अल्फा कण है, इसका परमाणु क्रमांक होता है Z बराबर 2, तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, A का मान द्रव्यमान संख्या 4 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो 4 में से 2 घटा दो तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे 2, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2 2। ये किसके पास है, ये है हीलियम नाभिक के पास में, He2He4 के पास में। लेकिन इस हीलियम नाभिक को अल्फा कण कब बोलेंगे, जब इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन तो 2 रह जाएंगे लेकिन इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर जाएं, रिमूव कर जाएं, यहां से निकल जाए। अर्थात जब अल्फा कण जब बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी 0। प्रोटॉन तो होंगे अल्फा कण के पास लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0, दोनों इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे तो उस कण को क्या बोलेंगे अल्फा कण। और इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए अल्फा कण कौन सा आवेशित कण होता है, धनावेशित कण होता है। कौन सा आवेशित कण होता है, धनावेशित। और इस पे कितने धनावेश आते हैं, 2 धनावेश आते हैं, 2+। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने निकले 2। जब किसी हीलियम नाभिक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 बचती है तो उस कण को बोला जाता है अल्फा कण। और अल्फा कण होता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इस तरीके से हम अल्फा कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। तो चलो मैं करके दिखाता हूं आपको यहां से पूरा ही।
तो अल्फा कण आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अल्फा कण निकालते हैं, त्वरित अल्फा कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य, ठीक है, दे ब्रोगली। अब बात करते हैं त्वरित अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य, तो सेम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से निकालेंगे। अल्फा कण के लिए क्या लिख दें, लैम्डा अल्फा, सीधी सी बात है। जो जो वैल्यू हमें पता है, अब यहां पे द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान भी किसका लेंगे, अल्फा कण का द्रव्यमान लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी अल्फा कण की हो जाएगी। तो बात करते हैं त्वरित अल्फा कण पे। इसमें h की वैल्यू होती है वही प्लांक नियतांक 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। मास ऑफ अल्फा कण, अब देखो अल्फा कण का द्रव्यमान कैसे ले, अब ध्यान देना, अल्फा कण को हम लिखते हैं, जो अल्फा कण होता है वो लिखा जाता है 2He4, और प्रोटॉन का सिंबल होता है ना प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिखते हैं 1H1। जो हाइड्रोजन नाभिक होता है वो प्रोटॉन होता है, और जो ये 2He4 होता है वो होता है अल्फा कण। ड्यूट्रॉन किसको बोलते हैं, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन को बोलते हैं 1H2, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन में होता है ये होता है प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर तीसरा होता है ट्राइटियम। प्रोटियम को बोलते हैं प्रोटॉन, ड्यूटेरियम को बोलते हैं ड्यूट्रॉन, और ट्राइटियम को ट्राइटियम होता है 1H3, ठीक है। अब इसकी बात करें, देखो प्रोटॉन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 है, ये है द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, और ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, दुगुना होता है, क्योंकि 2 संख्या है, जितने ये द्रव्यमान नहीं है, ये संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या मतलब उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों की संख्या, यही तो होती है। ये जो ए होती है ना द्रव्यमान संख्या, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। नाभिक वाले चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये नाभिक वाला चैप्टर हमारा आगे आएगा, एटम के बाद में पढ़ेंगे, तब डिटेल से पूरा परफेक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। लेकिन एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि जो ये द्रव्यमान संख्या होती है, किसी भी तत्व को ऐसे लिखते हैं z अक्ष a, तो z तो होता है इसका प्रोटोनों परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है z, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है a, ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या किसको बताते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, तो a होती है द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जैसे कोई भी परमाणु है, ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसकी इन दोनों की जो संख्या होगी वो किसको व्यक्त करेगी, द्रव्यमान संख्या, और इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, बहुत कम अंतर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, मतलब इसके नाभिक का द्रव्यमान भी कितना गुना हो गया, बढ़ गया ना, चाहे प्रोटॉन का द्रव्यमान बोलो या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों का सेम है तो दुगुना ही बोल दें, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा उसका दुगुना हो जाता है किसका, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर होगा 2 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है यहां से। अब इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई, 4, तो इसका मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना गुना हो गया अल्फा कण का, 4 गुना, तो मास ऑफ अल्फा कण बराबर होगा 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से हम प्रोटॉन के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, इनके द्रव्यमान को तुलना कर सकते हैं। अब ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्वली क्यों हुआ 4 गुना, क्योंकि अगर हम अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण के नाभिक में प्रोटॉन होंगे, ये अल्फा कण है, ये इसका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन होंगे और प्लस में न्यूट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन कितने 2, न्यूट्रॉन कितने 2, और दोनों का द्रव्यमान सेम होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान, तो टोटल हो गए 4, तो 4 गुना हो गया ना प्रोटॉन के द्रव्यमान का। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों निकालते हैं तब बोलते हैं इसको अल्फा कण, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस पे धनावेश आता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस में 2e, इतना आवेश आ जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसे को हम बोलते हैं अल्फा कण। तो ये होता है अल्फा कण। समझ में आया किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पॉइंट पे आते हैं, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इनको देख लीजिए ध्यान से। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, तो वापस से मैं इसको हटाता हूं और यहां पे हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरीके से होंगी। अब देखना, अब हमने H की वैल्यू लिख ली, मास ऑफ अल्फा कण लिखेंगे, मास ऑफ अल्फा कण ये किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना, 4 गुना, तो इसको लिख देंगे 4 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन, 4 गुना हो गया, तो 4 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 kg। ये देखो यहां पे बताया था मैंने, बताया ना प्रोटॉन का द्रव्यमान।
अब बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, Q इंटू वी। अब Q की वैल्यू बताओ। अल्फा कण, मैंने अभी क्या बोला कि अल्फा कण से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसका आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी, 2e। Q की वैल्यू कितनी होगी, 2e इंटू में V। 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 धनावेश होते हैं इस पे, इस कारण इसका आवेश दुगुना होता है। बस मेन बातें यही हैं कि जब हम इन त्वरित कणों से, सूक्ष्म कणों से संबंधित तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे तो यही मेन चीजें होती हैं, आवेश होता है और उसका द्रव्यमान होता है। अगर ये समझ में आ गया तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, गुणा भाग है वो तो सब कुछ फिर तो कर ही लेंगे, तो कोई भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं अतः तरंग दैर्ध्य, अतः वेवलेंथ। वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा अल्फा बराबर होगा, वैल्यूज रख दो यहां पे, 6.62 गुणा 10 की घात -34 अपॉन में इनटू में 2 अपॉन में नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2। फिर मास ऑफ अल्फा कण होता है ये 4 गुना 1.67 गुना 10 की घात -27 गुणा में 2e, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19v, ये लिखा जाएगा। तो लिख दो 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 इंटू में v, ये लिख दिया। 10 की घातों को सोल्व कर लो, -27 और -19 कितने होते हैं, -46, -46 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, -23, -23 ऊपर जाके क्या जाएगा, +23। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, लैम्डा अल्फा बराबर होगा 6.62 गुणा 10 की घात -34 इंटू में 10 की घात +23। ये तो आ गया, देखो वहां पे भी किया था। वैल्यूज क्या है वो रख देते हैं। तो देखो 4 दूनी कितने हो गए, 8, 8 दूनी कितने हो गए, 16। तो ये तो हो गए 16 इंटू में 1.67 इंटू 1.67 इंटू 1.6 इंटू बी। अब आपको देखो कुछ कुछ सिमिलर सा समझ में आ रहा है क्या, ये अगर आप इसको ऐसे कर दो 8 गुणा 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 इन दोनों को 8 कर दिया, 2 गुणा 1.67 गुणा 1.6। अब देखो ये वाली 2 के आगे वाला मान है वो यही मान है क्या, 2 गुणा 1.67 गुणा 1.6 गुणा बी। तो क्या दिक्कत है इसमें, इसका बस 8 होना ही तो हुआ और 8 का अंडर रूट बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा अल्फा बराबर होगा, ऊपर वाला तो वही सोल्व होगा 6.62 गुणा 10 की घात -11 बट्टे में अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। वैसे मैं सोल्व करके बता रहा हूं, आप एग्जैक्ट अगर पूरा सोल्व करोगे ना तो वैल्यू वही आएगी, पर सिंपली कैसे कर सकते हैं, देखो ये चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लो इसमें हमें प्रोटॉन वाली तरंग दैर्ध्य याद है और अल्फा कण वाली निकालनी है, याद नहीं है, तो क्या करें, तो प्रोटॉन वाली अल्फा कण इसमें ऐसे करते हैं तो 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और बाकी ऐसा कैसा लिख दो 2 गुणा 1.67 गुणा 1.6 गुणा v। अब देखो इसका सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना आता है, ये आता है ना प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य। इस प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य में 2 अंडर रूट 2 का भाग दे दो, किसकी आ जाएगी, अल्फा कण की आ जाएगी, और पूरे को सोल्व करोगे तो भी वही आएगा। सोल्व करके आओगे तो लैम्डा अल्फा बराबर होगी, क्योंकि इसमें भी भाग दोगे तो इसकी वैल्यू होती है 0.101 अपॉन में अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ये बन के आएगी अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य। आप गुणा भाग करोगे तो भी है। अब ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य बच गई। नेक्स्ट, तो ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। देखो यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, 4th, ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। अब ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बाकी हम न्यूट्रॉन और अल्फा कण के बारे में बात करें। तो ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के लिए इसको लिखते हैं 1h2, और इसको d से भी लिखा जाता है, ड्यूट्रॉन को स्मॉल d, 1h2 लिखते हैं। तो 1h2 में बात करें, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला वही है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट लैम्डा d, 2 इंटू में मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू में काइनेटिक एनर्जी। अब देखो h की वैल्यू वही है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है मैंने समझाया था अभी, ड्यूट्रॉन के पास में 2 गुना होता है प्रोटॉन का मास, तो ये ड्यूट्रॉन का मास ऑफ d बराबर कितना होगा, 2 mp, 2 mp मतलब 2 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg आ गया। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी, आवेश कितना है, ड्यूट्रॉन है, तो ड्यूट्रॉन का आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, तो इसका परमाणु क्रमांक है 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, 1 होगी, तो इसलिए इसका आवेश कितना होगा, 1 होगा, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। बस बढ़ा क्या, प्रोटॉन वाला जो काम किया था उसमें बस ये नीचे दुगुना बढ़ा था द्रव्यमान, तो इसको 2 गुना 2 कर देंगे यहां पे, ठीक है।
ये हो जाएगा 2 गुना 2 और ये बन के आ जाएगा 4 और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 4, इसको सोल्व करेंगे ये भी 4। पहले 2√2 का भाग लग रहा था, अब √2 का लग रहा है, मतलब 2 का भाग दे देंगे सॉरी अल्फा का, इसको सोल्व करोगे ना तो 202 आएंगे। कितने आते हैं अल्फा कण में? 202। चलो सोल्व कर लेते हैं अल्फा कण वाला, ये न्यूट्रॉन वाला बाद में देखते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 2√2 तो है ही, इसकी वैल्यू वो है, तो 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन में √v और नीचे आ जाएगा 2√2। √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो ये लगभग आएगा 0.286 अपॉन में 28, 2 गुणा 1.414, तो ये आ जाएगा 2.828, ठीक है, इनटू में v, इसका भाग दोगे, सही है। कितना आएगा इसकी वैल्यू? 0.101, 101 एंगस्ट्रॉम ही आएगी, ठीक है। ड्यूट्रॉन की निकाले तो इसको सोल्व करना है, यहाँ पे 4 ले लोगे, यहाँ पे 4 ले लोगे, तो ड्यूट्रॉन के लिए लगभग इसको सोल्व करोगे 4 लेके, तो इसकी वैल्यू आती है 202 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम, यही आती है एग्जैक्ट वैल्यू। न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के लिए और ड्यूट्रॉन दोनों के लिए हमने बात कर ली है, प्रोटॉन के लिए भी देख लिया, ड्यूट्रॉन देख लिया, और अल्फा कण से संबंधित होती है 101 और ड्यूट्रॉन से संबंधित कितनी होती है? 0.202 √v एंगस्ट्रॉम। एकदम से क्लियर आएगी सोल्व करने पर, आप सोल्व करके देखना। तो इस तरीके से हम प्रत्येक सूक्ष्म कणों से संबंधित द्रव्य तरंगे निकाल सकते हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में हम कुछ उदासीन कण के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रॉन होता है विद्युत उदासीन कण, तो उसकी तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को तो शेयर जरूर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।